Yeah. So last time I think nuclear physics topic चल रहा है. Okay. Nuclear physics में भी last time if you remember we discussed binding energy of a nucleus. ठीक है. Just quickly मैं याद दिला देता हूँ कि binding energy क्या होता है. एक quick revision सिर्फ. अगर आपका एक nucleus है, the nucleus consists of nucleons. The minimum energy which is required to break all the nucleons means the energy which is required to disintegrate the nucleus को पूरा तोड़ने के लिए जो minimum energy देनी पड़ती है that is called binding energy of nucleus. Okay. अब binding energy हमने कैसे निकाली वो भी मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ. Assume करो कि सारे जो nucleons हैं वो free state में हैं. Nucleons are free from each other. तब मैंने जब nucleons का mass calculate करूँ, if I calculate the mass of the nucleons in the free state, it is slightly more than the mass of nucleus formed. Nucleus का mass छोटा होता है and mass of nucleons in the free state ज़्यादा होता है. तो जब भी ये nucleons आपस में combine होके nucleus बनता है, whenever nucleons combine to become a nucleus, उस पूरे process में थोड़ा सा mass loss हो जाता है. There is a loss of mass. That is called as mass defect. Mass defect. वो जो mass defect है, जो mass loss हो गया while formation of the nucleus के formation के time पे जो mass loss हो गया वो mass energy में convert हो जाता है. ये चीजें दिमाग में रखते जाओ. तो nucleus के formation के time पे जो mass loss हो जाता है it converts into energy और वो release हो जाता है. अब हमें अगर reverse आना है मतलब अब nucleus form हो चुका है उसको तोड़ के वापस nucleons में convert करना है. उस टाइम पे आपको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा. That energy is delta m into c square बताया था. Delta m is a mass defect. So कल हमने पूरा बाइंडिंग एनर्जी वगैरह डिस्कस किया था न्यूक्लियस का. अभी भी न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना बाकी हैं. Still we are having some new phenomena related to nucleus. है ना. आज हम लोग ट्राई करेंगे to discuss at least 2 phenomena related to nucleus. तो आज पहली फिनोमेना मैं चालू कर रहा हूँ. नेक्स्ट फिनोमेना जो आज हम डिस्कस करेंगे ना इट इज न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन. ये आपको मालूम है मैंने बताया था. न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन जो है ये जो दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं उनको अल्टीमेटली हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बोल सकते हैं. दे आर अंडर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस है. अल्टीमेटली दे आर न्यूक्लियर रिएक्शन. आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़े हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी एक सेकेंड. किसी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है कि सर हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी 0 क्यों होता है. ठीक है मैं आपको आंसर दे देता हूँ. हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है ना, इमेजिन करो द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है. अब जब है ही एक प्रोटॉन तो उसको तुम प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग क्या करोगे. है ही एक प्रोटॉन तो उसको और डिसइंटीग्रेट नहीं किया जाता है इनटू डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स. वो एक ही न्यूक्लियॉन है खाली उसमें. इसलिए हाइड्रोजन को तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है. वो ऑलरेडी एक ही प्रोटॉन है उसमें. दैट्स व्हाई उसको कोई एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स बाइंडिंग एनर्जी इज 0. यस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0. हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 0. इसमें ऑलरेडी एक ही प्रोटॉन है. ठीक है. हीलियम की बात करोगे तो हीलियम कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स. तो हीलियम 2 प्रोटॉन से बना होता है और 2 न्यूट्रॉन भी. तो हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए. ठीक है. बट हाइड्रोजन डज नॉट रिक्वायर एनी बाइंडिंग एनर्जी. ठीक. चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं. न्यूक्लियर रिएक्शंस मैं आपको ये बता रहा था कि आपने केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस पढ़ते हो ना, अब बोलेंगे सर वो भी तो रिएक्शंस ही है. वो एटॉमिक रिएक्शंस है. दे आर नॉट न्यूक्लियर रिएक्शंस. एक होते हैं एटॉमिक रिएक्शंस और एक होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस. केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस पढ़ते हो ना उसमें किसी भी एलिमेंट का ट्रांसफर होकर दूसरा एलिमेंट नहीं बनता है. मतलब सपोज आपने केमिस्ट्री के रिएक्शंस में कार्बन लिया, यू टुक अ कार्बन, तो वो कार्बन हाइड्रोजन नहीं बन जाएगा. कार्बन ही रहेगा. कार्बन में कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू मेक अ हाइड्रोकार्बन. कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मीथेन बन गया, वो हो सकता है. लेकिन कार्बन ही रहेगा. कार्बन कन्वर्ट होके हाइड्रोजन तो नहीं बनता है ना. लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है,
न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक एलिमेंट बदल के दूसरा एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द केमिस्ट्री रिएक्शंस व्हिच यू लर्न इन केमिस्ट्री। सो आज न्यूक्लियर रिएक्शंस में वी विल सी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फिशन, राइट। पहले ये देख लेंगे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो जैसे कल सौरभ ने या किसी और स्टूडेंट ने भी बताया था, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस, सपोज दिस इज अ बिग न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस है, अगर ये बड़ा सा न्यूक्लियस स्प्लिट होके दो छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फिशन, व्हेन बिग न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू। अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, ये जो बड़ा न्यूक्लियस है ना, इसको बोलते हैं पेरेंट, ये पेरेंट है, पेरेंट न्यूक्लियस। और ये दोनों दो छोटे छोटे बने ना, इनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियर, डॉटर न्यूक्लियर, ठीक है। ये सन नहीं है, सिर्फ डॉटर ही होती है, ओके, नो सन, ओनली डॉटर्स, दोनों डॉटर्स है, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियर। और ये है पेरेंट न्यूक्लियस। तो थोड़ा अजीब केस है, पेरेंट एक ही है और जो डॉटर है वो दो बनेंगी उसमें से, पेरेंट लेकिन एक ही रहता है, ठीक है। तो पेरेंट कन्वर्ट्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियर, ऐसा, ठीक है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। अब इसमें भी होता क्या है, मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सच रिएक्शन। बट इसमें होता क्या है कि जब ये पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है डॉटर न्यूक्लियस में, सो ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचे तो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, mass of the two daughter nuclei should be equal to the mass of one parent nucleus. इन दोनों का मास कंबाइन should be equal to mass of this one, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंजर्वेशन नहीं लगता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये जब रिएक्शन ऑकर होता है ना, सम मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर, कुछ मास इस पेरेंट न्यूक्लियर का वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी मास डिफेक्ट होता है, and some mass of the parent converts into energy. Hence इसकी वजह से क्या होता है, the mass of daughter nuclei जो होगा ना, वो थोड़ा सा कम होता है, it is slightly less than the mass of a single parent. मतलब यहाँ पर भी मास का लॉस हो रहा है, जब ये रिएक्शन ऑकर होता है, some mass converts into energy, that's why the mass of daughter is less than the mass of parent, क्योंकि मास लॉस हुआ। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होगी ना, जो मास लॉस हुआ दैट मास कन्वर्ट्स टू एनर्जी, सो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं मैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस, इट्स एक्सोथर्मिक, ठीक है। ओके, इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, तब ज्यादा आई थिंक क्लियर होगा आपको। प्रैक्टिकल एग्जांपल आई एम गिविंग, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सच रिएक्शन। सी, अगर हम लोग यूरेनियम ले ले, इफ यू टेक अ यूरेनियम, यूरेनियम का यूरेनियम को ऐसे लिख सकते हैं 92-235, ये यूरेनियम न्यूक्लियस है। जिनको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये देखो, ये 92 इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 92 प्रोटॉन्स है, और 235 जो है ना, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यूरेनियम लेके उसके ऊपर अगर आप एक न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग करोगे, न्यूट्रॉन गिराओगे इसके ऊपर, न्यूट्रॉन, ये n मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को ऐसा लिखा जाता है, देखो, ठीक है। तो इसका मतलब है यूरेनियम लिया और यूरेनियम के ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन गिरा रहे हैं, वी आर फॉलिंग द न्यूट्रॉन ऑन इट। तो न्यूट्रॉन गिराने पे यूरेनियम एक्साइट हो जाता है, यूरेनियम का रिएक्शन स्टार्ट होता है, एंड यूरेनियम ब्रेक्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियर, यूरेनियम दो डॉटर में टूट जाता है। वो दोनों इसकी जो डॉटर्स हैं, आज आपको यूरेनियम की डॉटर्स पता चलेंगी, कौन सी यूरेनियम की डॉटर्स हैं, एक है बेरियम और दूसरा है क्रिप्टॉन, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, these are the two daughters of uranium, मतलब यूरेनियम breaks into बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाके बेरियम और क्रिप्टॉन ढूंढोगे ना, तो बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56, इधर लिखा है 56, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। ये नंबर्स नहीं भी याद रखे चलेगा, नो नीड, सिर्फ थोड़ा एक बार आइडिया होना चाहिए ऐसा रिएक्शन होता है, नो नीड टू रिमेम्बर नंबर्स। तो बेरियम का 56 होता है, क्रिप्टॉन का 36। अगर यहाँ पे मैं लिखूं मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, इट्स 141 फॉर बेरियम
क्रिप्टॉन का होता है 92। ठीक है, इसके साथ साथ जब ये दोनों डॉटर बने, इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। 3 न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिलीज्ड। न्यूट्रॉन की सिंबल याद है, ये वाले, दिस इज सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन, N01। 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, 3 आई एम राइटिंग। और जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे प्रोसेस में कुछ मास जो है यूरेनियम का, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, द सम मास विल बी लॉस्ट। तो इसमें एनर्जी भी निकलेगी ना, ऑब्वियसली एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलती है, मैं बता देता हूं। एक यूरेनियम का जब फिशन होता है ना, द फिशन ऑफ 1 यूरेनियम, तो उससे ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, सो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी पर फिशन ऑफ यूरेनियम। एक यूरेनियम के फिशन से ऐसा होता है। अभी किसी ने कुछ मैसेज करके डाउट पूछा है, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं अभी। बाकी लोग भले चाहिए तो एक बार ये लिख लो, तब तक रिएक्शन वगैरह लिख लो। अच्छा, आयुष दुबे का डाउट है कि एन के नीचे 0 चार्ज क्यों लिखा है, मतलब एन के नीचे 0 क्यों लिखा है। आयुष दुबे इज आस्किंग कि इधर 0 क्यों लिखा है। आयुष, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में लिख रहा हूँ। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हम लोग नीचे ही लिखते हैं ना, नीचे जो हम लोग लिखते हैं, इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एलिमेंट। तो न्यूट्रॉन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन के अंदर थोड़ी प्रोटॉन होगा, तो इसलिए 0 लिखा है। 0 मतलब इनमें प्रोटॉन नहीं है। और ऊपर क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूट्रॉन में हेलो सर, एक न्यूक्लियन होगा ना। बोलो, टेल मी, क्या डाउट नहीं है। सर, पिछले साल हम लोग को कुछ तो केमिस्ट्री में सर ऐसे रिएक्शंस थे सर। हाँ केमिस्ट्री में जब ऐसे रिएक्शंस थे सर, तो एन के नीचे 0 लिखते थे ना, तो सर हाँ बता रहे थे कि वो शायद चार्ज बता रहे थे उसको कि 0 मतलब 0 चार्ज। हाँ, चलेगा ना। देखो एक्चुअली में क्या होता है, एन के नीचे हम लोग है ना, यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, या लेट से नेगेटिव चार्ज है, तो वो लिखा जाता है। वैसे भी ले सकते हो, वो भी ठीक है। देखो मेरा मेथड भी ठीक है, सर का मेथड भी ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर मैं मान लूं कि नीचे चार्ज लिखते हैं, चलो चलो मान लेते हैं नीचे चार्ज लिखते हैं, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता नहीं है, इसलिए 0 है। ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन बेटर एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इन केसेस में जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेते हो, तब नीचे चार्ज लिखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बट यूरेनियम के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। यूरेनियम में ये जो 92 लिखा है, 92 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये सिर्फ प्रोटॉन की बात चल रही है। हाँ सर, खाली वो न्यूक्लियर पार्ट्स के लिए था सर, ये न्यूक्लियर ये न्यूक्लियस है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के लिए। ये न्यूक्लियस है। और लेकिन ये एन जो है वो न्यूक्लियस नहीं है, ये तो हाँ सर, अलग सिंगल पार्टिकल है, तो इसमें नीचे चार्ज लिखा जाता है उसका। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट्स के लिए सर, वो न्यूक्लियॉन्स के लिए। हाँ। और ये अलग सा जो न्यूक्लियस है, उसमें ये नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ठीक ठीक। अच्छा स्टूडेंट, रिएक्शन समझा ये। तो इसमें देखो, ये है एक न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मैं एक इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग वन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। देखो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन मैंने यूरेनियम के ऊपर गिराया। यू नीड 1 न्यूट्रॉन टू फॉल ऑन द यूरेनियम। लेकिन एक न्यूट्रॉन गिराने पे निकले कितने न्यूट्रॉन्स, देखो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स निकले। अगर ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले, दिख रहा है, ये 3 न्यूट्रॉन्स निकले, अगर ये 3 न्यूट्रॉन वापस 3 यूरेनियम के ऊपर गिर जाए, ध्यान से देखो, अगर ये 3 न्यूट्रॉन्स वापस 3 यूरेनियम के ऊपर गिर जाए, जब न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर गिरता है, तो इसलिए रिएक्शन ऑकर हो जाएगा। फिर से ये यूरेनियम क्या होगा, ये यूरेनियम के साथ रिएक्शन ऑकर हो जाएगा। तो वापस इस यूरेनियम में से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये यूरेनियम के ऊपर भी न्यूट्रॉन गिरा, वापस ये यूरेनियम के साथ रिएक्शन हो जाएगा, और वापस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये यूरेनियम में से भी 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये 3 न्यूट्रॉन्स जो निकले, टोटल देखो 9 न्यूट्रॉन्स निकल गए। ये न्यूट्रॉन वापस अगर किसी यूरेनियम पे जाके गिरा, है ना, तो वापस 3 न्यूट्रॉन निकल आएंगे। ऐसा आपको समझ में आ रहा है, ये चेन रिएक्शन हो जाएगा। देयर विल बी चेन रिएक्शन। सो एक बार ये रिएक्शन ऑकर हुआ, एक न्यूट्रॉन गिरा, उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन फिर से 3 बार ये रिएक्शन कर सकते हैं ना, तो ये चेन इफेक्ट हो जाएगा। इट विल बी अ
कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन। अगर ये जो चेन रिएक्शन है एक के बाद एक होता जाएगा, ये अगर इस रिएक्शन को आपने कंट्रोल नहीं किया, इफ यू डू नॉट कंट्रोल दिस, तो हर रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, और अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ब्लास्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एटम बम। ये एटम बम में ये रिएक्शन ऑकर होता है। दिस इज अ रिएक्शन विच ऑकर्स इन द एटम बम। और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो बॉम्ब गिराए गए थे, दे वर एटम बॉम्ब्स ओनली। तो उनमें ये रिएक्शन ऑकर हुआ था। तो इसको आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ये गया, ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, दैट इज एटम बॉम्ब। लेकिन अगर आपने इसको कंट्रोल करके रखा, कंट्रोल कैसे किया जाता है वो भी बता देता हूँ। कंट्रोल अगर आपने किया तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रिएक्शन हो सकता है। इट कैन गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी, जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो। तो ये यूजफुल भी है बहुत। देखो कंट्रोल कैसे किया जाता है कि अगर ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले ना, इन 3 न्यूट्रॉन में से मैं 2 न्यूट्रॉन्स को रोक दूं, इफ आई स्टॉप द 2 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स को रोक दिया, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को जाने दिया, तो वापस एक न्यूट्रॉन जाएगा, तो फिर वापस एक ही रिएक्शन होगा। एक न्यूट्रॉन जाएगा तो एक रिएक्शन होगा, फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 में से आप 2 को स्टॉप कर दो, खाली एक को जाने दो, तो ये रिएक्शन पता है कंट्रोल मैनर में आगे बढ़ेगा। अगर ये कंट्रोल्ड मैनर में आराम से स्लोली स्लोली हमारे कंट्रोल में आगे बढ़ रहा है, कंट्रोल्ड है, तो ये होता है न्यूक्लियर एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है। दैट हैपेंस इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। This 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमें बिजली मिल सकती है। लेकिन कंट्रोल नहीं किया तो ये डिस्ट्रक्शन भी ला सकता है। ठीक है, तो यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स गिराए जाते हैं एंड दिस रिएक्शन इज स्टार्टेड। ये रिएक्शन उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना फ्यूजन डिफिकल्ट होता है। फ्यूजन इज मोर डिफिकल्ट, आई विल टेल यू व्हाई, बट फिशन इज इजियर कंपेयर टू फ्यूजन। ये मतलब इजी रिएक्शन है कंपेयर टू फ्यूजन। हाँ बोले, कुछ डाउट है? बोलो। सर वो न्यूक्लियर फिजन में क्या बनेगा वो हमेशा फिक्स होता है क्या? मतलब इसमें बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनेंगे? हाँ, ज्यादातर केसेस में फिक्स होता है रिएक्शन। मतलब देखो होता क्या है कि ये सब इस पे भी डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन कितनी स्पीड से गिरा रहे हो। अगर तुमने न्यूट्रॉन बहुत ही स्लोली गिराया ना, बहुत स्लोली गिराया, मतलब न्यूट्रॉन में ये, इस न्यूट्रॉन में एनर्जी नहीं है इनफ, तो हो सकता है रिएक्शन ऑकर ही नहीं होगा। कभी कभी बेरियम क्रिप्टॉन की जगह कुछ और भी बन सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में बेरियम क्रिप्टॉन ही बनता है। कुछ वेरिएशन कभी कभी होती है, लेकिन यूजुअली बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में बेरियम क्रिप्टॉन ही मिलता है हमें, लगभग फिक्स है ऑलमोस्ट। ओके सर। सी, हाँ बोलो। सर न्यूट्रॉन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? न्यूट्रॉन, हाँ न्यूट्रॉन हार्मफुल नहीं है, यूरेनियम हार्मफुल है। हाँ सर, तो फिर अगर जब यूरेनियम खत्म हो जाता है तो फिर न्यूट्रॉन जो बचते हैं उनका क्या होता है? जो न्यूट्रॉन बचते हैं हाँ उनको तो मैंने बोला ना स्टॉप करा दिया जाता है। उनको स्टॉप कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड्स यूज करते हैं। ग्रेफाइट की रॉड्स, या फिर कभी कभी हैवी वाटर यूज किया जाता है। हैवी वाटर, ग्रेफाइट रॉड्स, ये सब जो है ना वो न्यूट्रॉन को स्टॉप कर सकते हैं। जो न्यूट्रॉन को स्टॉप करता है उसको मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन स्टॉप द न्यूट्रॉन्स इन द रिएक्शन। तो मॉडरेटर्स यूज करते हैं, वो उनको स्टॉप कर देते हैं। अब मतलब सपोज ग्रेफाइट ने स्टॉप कर दिया तो ग्रेफाइट पे वो न्यूट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे, और कुछ नहीं। उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिस वो वेस्ट प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है वो। ठीक ठीक है। सो एक इसमें क्या रखो कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। बात समझ में आई? तो फिशन इतना ही याद रखना है। रिमेंबर इसमें भी जो है मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, दैट्स व्हाई मास ऑफ डॉटर इज लेस देन मास ऑफ पेरेंट। ठीक है, सो आई होप आपने सब ये लिख लिया। कुछ लिखना है तो जल्दी फिनिश करो। Within few seconds I will go to the fusion next reaction. जल्दी करो। हो गया लिख के? हाँ सर। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।
स्टूडेंट आपको खाली है ना इस चैप्टर में ना ये न्यूक्लियस का जो मैं बता रहा हूँ इससे थोड़ी जानकारी दी गई है कि फिशन फ्यूजन एग्जैक्टली कैसे होते हैं। ये अपने आप में काफी अलग ब्रांचेस भी है फिजिक्स की, ठीक है। अगर आप इसमें और डिटेल में जाओगे, इफ यू हैव अ विश टू डू समथिंग गुड इन द न्यूक्लियर फिजिक्स, आप इसमें आगे परस्यू करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक थोड़ी जानकारी दी जा रही है कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन उल्टा रिएक्शन है। इसमें जैसे आपने कल भी सौरभ या अमन कुमार ने शायद बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने बताया था कि दो न्यूक्लियस, दोनों छोटे न्यूक्लियस होंगे, दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, लाइक दिस। सो सच रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें ये जो दोनों छोटे न्यूक्लियस है ना जो कंबाइन हो रहे हैं, इनको वापस पेरेंट न्यूक्लियाई कहा जाता है, दे आर पेरेंट न्यूक्लियाई। और ये जो बड़ा सा फॉर्म हुआ है, इवन तो ये बड़ा है लेकिन ये डॉटर ही है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो पेरेंट्स हैं और मिलके एक डॉटर बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल दो पेरेंट्स हैं और एक डॉटर, ठीक है। लेकिन थोड़ा अजीब है, जो डॉटर है वो पेरेंट्स से भी बड़ी है, सो डॉटर इज बिगर देन पेरेंट्स इन द साइज, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, ये रिएक्शन में भी जो मास है ना, द मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। हमारे पास थोड़ा सा मास लॉस होता है, कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। दैट्स व्हाई द डॉटर हैज अ लेस मास कंपेयर्ड टू पेरेंट। मास ऑफ पेरेंट विल बी मोर एंड मास ऑफ द डॉटर विल बी लेस। ये लिख लेना पॉइंट, ठीक है। मास ऑफ डॉटर ही कम होता है और पेरेंट्स का मास ज्यादा होता है। इसका भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। बट टेल मी वन थिंग, इधर भी मैंने बोला मास कम हो जाता है, सम मास इज लॉस्ट, तो कैन आई से सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड अगेन। मास लॉस हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी ना, Yes, तो इस sir. डॉटर के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। मतलब ये भी एक्सोथर्मिक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस एंडोथर्मिक नहीं होते हैं, दे आर एक्सोथर्मिक, ठीक। अब मैं कुछ फ्यूजन के, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं एंड देन आई विल टेल यू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है दैट इफ यू टेक अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन लोगे अगर आप H11, दिस इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, नॉट एटम। हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये न्यूक्लियस है, H11। हाइड्रोजन एटम में, सॉरी हाइड्रोजन न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है जो मैंने नीचे लिखा है, और एक ही न्यूक्लियॉन भी होता है। टोटल न्यूक्लियॉन्स आर आल्सो वन, वो ने ऊपर वन लिखा है। अगर चार हाइड्रोजन मिल जाए, 4 हाइड्रोजन कंबाइंस, सी दिस, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, लेकिन मिलना इतना आसान नहीं होता है। मतलब ऐसे नहीं आपने 4 हाइड्रोजन ले लिया और वो मिल जाएंगे, वो मिलना नहीं चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू फ्यूज विथ ईच अदर। आई विल टेल यू व्हाई दे डोंट वांट टू फ्यूज, बट वो मिलना नहीं चाहते हैं। तो इनको मिलाने के लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है। यहाँ पर टेम्परेचर लगता है 10⁷ केल्विन। समझ सकते हो कितना हो गया? 1 करोड़ केल्विन, 1 करोड़ केल्विन, इतना टेम्परेचर लगता है इनको मिलाने के लिए। तब एक डाउट आएगा कि इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए या इतना इजीली ये मिलते क्यों नहीं है। रीजन मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो इतने टेम्परेचर पे ये सब मिल सकते हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर पे इनको मिलाओगे ना, 4 हाइड्रोजन, वो नहीं मिलने वाले, दे विल नॉट मर्ज इनटू ईच अदर। ये रिएक्शन ऑकर ही नहीं होगा, दे विल नॉट फ्यूज विथ ईच अदर एट लो टेम्परेचर, दे नीड 10⁷। तो चलो ये अगर फ्यूज हो गए तो इससे बनता है एक हीलियम, He24, इट्स अ हीलियम, ठीक है। तो अगर आप ये ऊपर वाला मतलब जो ऊपर लिखते हैं जो एलिमेंट के ऊपर है, उसको आप देखोगे तो बैलेंस हो चुका है। ये देखो यहाँ पे 1 है 4 टाइम्स, इधर भी 4 है, लेकिन देखो नीचे का बैलेंस नहीं हुआ है। नीचे ही जो 1 है इट इज 4 टाइम्स, इधर खाली 2 है। नीचे का पार्ट देखो बैलेंस नहीं हुआ है, ऊपर का पार्ट बैलेंस हो चुका है, तो नीचे का पार्ट भी बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं, 2 positron are also released to balance the reaction. 2 positron, you might have heard about positron. Positron इलेक्ट्रॉन के उल्टे होते हैं, they are having a positive charge but they are similar to electrons but having positive charge. 2 positron भी निकलते हैं। positron को ऐसे लिखा जाता है, ये है positron का चार्ज, it's a charge of the positron +1। लेकिन पॉजिट्रॉन के पास कुछ मास ज्यादा नहीं होता है, ऑलमोस्ट 0 मास,
ऊपर 0, ऐसे 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं अल्टीमेटली, +2, 2 है 2। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी भी निकलेगी ना, इन दिस रिएक्शन एनर्जी विल आल्सो बी रिलीज्ड। एनर्जी निकलती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली आप 27 याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, 27 तक एनर्जी निकलती है। ये रिएक्शन है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल रिएक्शन का मैंने एग्जांपल दिया। चलो अब मैं कुछ और चीजें बताऊंगा ताकि और क्लियर होगा आपको उससे। पहली चीज मैंने आपको बताई कि बहुत हाई टेम्परेचर की नीड होती है इस रिएक्शन के लिए। फॉर एनी फ्यूजन रिएक्शन वी नीड हाई टेम्परेचर। व्हाई इज इट सो? क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस, सपोज ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, वो हाइड्रोजन के दूसरे न्यूक्लियस के साथ मर्ज हो रहा है, राइट। ये मर्जिंग इजी नहीं होती है, क्योंकि अगर इन दोनों को आपस में मर्ज होना है, दे वांट टू मिक्स विथ ईच अदर, तो उसके लिए क्या होता है, पहले तो इस हाइड्रोजन को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रेक इट, इसको भी थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, तब मिलेंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर आप याद करो, हाइड्रोजन को तोड़ने की नीड ही नहीं है, हाइड्रोजन में खाली एक ही प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है, तो उसको तोड़ने की नीड नहीं है। मतलब यहाँ पे आप क्या करो, एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन को मिला रहे हो, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक तो प्रोटॉन, दिस हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड दिस हाइड्रोजन आल्सो कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन। तो इन दोनों को मिक्स करने का मतलब है आप प्रोटॉन प्रोटॉन को मिक्स कर रहे हो। पहले तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक तो वो पास में आएंगे नहीं। चलो हमने एनी हाउ उनको ला दिया एक दूसरे के पास, तो वो आपस में जुड़ के, आपस में मिक्स होके एक हीलियम नहीं बनाएंगे, दे विल नॉट फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस। इनको आपस में मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इनके रिपल्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं, उनको ज्यादा फोर्स, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे इनको प्रेशराइज किया जाता है, तब जाके ये मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत हाई टेम्परेचर लगता है दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। फ्यूजन हाई टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट, इस रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल है क्या, मतलब ये कहाँ पे ऑकर होता है? दिस काइंड ऑफ रिएक्शन ऑकर्स एट सन। सन पे ये रिएक्शन ऑकर होता है। हमारा जो सन है, सन पे एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में हजारों किलोग्राम का हाइड्रोजन, एवरी सेकेंड आई एम टॉकिंग, हजारों किलोग्राम का हाइड्रोजन हजारों किलोग्राम का हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। दिस रिएक्शन कीप्स ऑन ऑकरिंग ऑन द सन। तो इसलिए ये सन में से ये एनर्जी भी निकलती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यही एनर्जी आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो ये रिएक्शन सन पे ऑकर होता है। आपको मालूम है सन पे बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उतने हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन आपस में मिक्स हो जाते हैं न्यूक्लियस और हीलियम बनता रहता है। तो दिस थिंग हैपेंस एट सन। तो एक बात बताओ, अगर ये रिएक्शन सन पे ऑकर होता है तो सन पे हमें हीलियम मिलेगा कि नहीं? वी विल गेट हीलियम ऑन द सन। इसलिए सन पे बहुत ज्यादा हीलियम भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ हीलियम ऑन द सन। इसलिए सन का एक दूसरा नाम है हीलियोस। जस्ट इट्स एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम गिविंग। हीलियोस इज अनदर नेम फॉर सन। कहीं आप ये वर्ड सुनोगे ना, हीलियो, हीलियो सन को बोला जाता है। हीलियोस इज अनदर नेम ऑफ सन इन द साइंटिफिक लैंग्वेज, हीलियोस, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बोला सन पे ऑकर होता है, फर्स्ट क्लियर। अब अगर आप फ्यूजन और फिशन को कंपेयर करो स्टूडेंट, इफ यू कंपेयर फ्यूजन एंड फिशन, मतलब दोनों में से कौन बेटर है अगर आप कंपेयर करो, तो जो फ्यूजन है उसमें खाली 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है, 26.7। फिशन में ज्यादा एनर्जी निकल रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो देखने में ये लगता है कि फिशन में ज्यादा एनर्जी निकल रही है, तो फिशन ज्यादा अच्छा हुआ, वी कैन क्रिएट मोर एनर्जी फ्रॉम फिशन। लेकिन नहीं, फ्यूजन इज मोर एनर्जी एफिशिएंट। ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट कौन है? फ्यूजन है, इट्स मोर एनर्जी एफिशिएंट। अब बोले कंफ्यूज हो गए, ये कैसे हुआ? देखो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप यूरेनियम वाले रिएक्शन को देखोगे, ये वाला रिएक्शन, इसमें देखो आपने 235 न्यूक्लियॉन्स को यूज किया है, ठीक है। मैं आपको 235 न्यूक्लियॉन्स पहले लेने पड़ेंगे। मास ऑफ द बॉम्ब, अगर आप इसे बॉम्ब बना रहे हो तो उस बॉम्ब का मास 235 न्यूक्लियॉन्स के जितना होगा। यू टेक 235 न्यूक्लियॉन्स, 235 न्यूक्लियॉन्स में से मुझे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल रही है,
ठीक है, यहाँ पर 235 न्यूक्लियॉन्स में से इतनी एनर्जी निकल रही है फ्रॉम द रिएक्शन। यहाँ पर फ्यूजन में देखोगे तो आपने देखो खाली 4 न्यूक्लियॉन्स लिए हैं, यू आर टेकन, ये देखो यू आर टेकन ओनली 4 न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियॉन्स आपको इतनी एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 235 न्यूक्लियॉन्स इतनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये देखो यहाँ पे 4 न्यूक्लियॉन्स अगर आपको 26 दे रहे हैं, एक एग्जांपल में चलो 25 ले लेता हूँ, 4 न्यूक्लियॉन्स मिलके आपको 25 एनर्जी दे रहे हैं, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसको 8 टाइम्स कर दो, 8 टाइम्स 4 into 8 मतलब 32 न्यूक्लियॉन्स, 32 न्यूक्लियॉन्स मिलके आपको 25 into 8 दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 32 न्यूक्लियॉन्स में से आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, वेरएज यहाँ पर 235 में से न्यूक्लियॉन्स में आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। मतलब फ्यूजन वाला जो आप बम बनाओगे ना, इफ यू मेक अ बॉम्ब विथ अ फ्यूजन रिएक्शन से आप एक बॉम्ब बनाओगे तो उसका मास कम होगा, उसमें कम न्यूक्लियॉन से काम चल जाएगा। फिशन में ज्यादा मास होता है, मोर मास हैज टू बी टेकन, बट फिशन का इंपॉर्टेंट है कि ये लो टेम्परेचर पे भी ऑकर हो जाएगा, फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर लगता है। ठीक है, क्लियर? ओके, एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। फ्यूजन रिएक्शन जो है इट इज यूजफुल इन द हाइड्रोजन बॉम्ब्स। अभी वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना लिए हैं। देयर आर सम कंट्रीज व्हिच आर क्लेमिंग दैट दे हैव मेड हाइड्रोजन बॉम्ब आल्सो। हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, एटम बम में फिशन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? लिखना है तो लिख लेना ये पॉइंट। फिशन जो होता है, फिशन वो एटम बम में होता है, वो हिरोशिमा नागासाकी। फ्यूजन विच इज फ्यूजन में हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब अभी तक किसी कंट्री ने यूज नहीं किया है कहीं पे, लेकिन ऐसे क्लेम किया है कुछ कंट्रीज ने कि ये हमने बना लिया है। हाइड्रोजन बॉम्ब ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, इट्स मोर डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हेलो सर। हाँ जी सर ये जो कल बेरेट लेबानन में कुछ हुआ सर, वो क्या था सर? लेबनान हाँ के, हाँ लेबनान में हुआ वो। लेबनान एक छोटी सी कंट्री है गल्फ में, दुबई के आसपास आई कैन से। वहां पर 2670 टन्स 2670 टन्स, एक टन मतलब 100 किलोग्राम होता है, 1 टन मींस 100 किलोग्राम। तो 2670 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उसमें आग लग गई। अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया, इट्स अ हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, ब्लास्ट हो गया। अब इतना ज्यादा केमिकल अगर ब्लास्ट हो जाएगा, 2670 टन्स ब्लास्ट हो गया, उससे ऑब्वियसली ब्लास्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो उस एनर्जी से पूरा जो लेबनान का पोर्ट है, जो बंदरगाह होता है, पूरा पोर्ट उड़ गया, 100 लोग मर गए, ऐसा बोल रहे हैं वो, 100 लोग मर गए, 100 से ज्यादा ही मरे होंगे डेफिनेटली, इतना ज्यादा ब्लड ब्लास्ट हुआ। तो इट्स अ ब्लास्ट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, वो उसमें वो न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है, जैसे पेट्रोल में आग लग जाती है वैसा काइंड ऑफ रिएक्शन है वो। ठीक है, इट्स अ कंबशन रिएक्शन जस्ट, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हुआ वहां पे, न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है वो। ठीक है, तो चलो, सो आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट। हेलो सर। हाँ, क्या डाउट है, जल्दी बोलो। सर मतलब सारे कंट्रीज को मतलब ये यूरेनियम चाहिए रहता है, क्योंकि यूरेनियम से एटम बम बनता है ना। हाँ, वो आप डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, डिस्ट्रक्शन करना है तो यूरेनियम जरूरी है। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूरेनियम लगता है, मैंने जैसे बोला इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है यूरेनियम से, तो कुछ कंट्रीज यूरेनियम लेती हैं कंस्ट्रक्शन काम के लिए, मतलब एनर्जी क्रिएट करने के लिए। कुछ कंट्री डिस्ट्रक्शन के लिए भी करती है, मतलब सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए, दोनों काम होते हैं। हाँ सर फिर मतलब थोरियम से नहीं बना सकते क्या, वो भी रेडियो नहीं, एक्टिव? थोरियम से भी बनता है, थोरियम से भी बनता है। यूरेनियम के अलावा कुछ एलिमेंट्स और हैं जिससे ये बनता है, वो मैं बता देता हूँ। एक है यूरेनियम, दूसरा है प्लूटोनियम, और एक है थोरियम। यूजुअली ये 3 ज्यादा यूज होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम भी है, और एक थोरियम है। ठीक है, हाँ ये तीनों है, लेकिन तीनों हाँ बहुत कम क्वांटिटी में वर्ल्ड में मिलते हैं, तो सेफ प्रॉपरली इनको यूज करना चाहिए। कुछ ही कंट्रीज में ये मिलते हैं,
सर बट ऐसा क्लेम किया जाता है क्या इंडिया में सबसे ज्यादा थोरियम है बट यूरेनियम बिल्कुल नहीं है। और हाँ ये बात सही है, यूरेनियम इंडिया में नहीं मिलता है, हाँ तो दूसरे अभी क्या कर सकते हो, नेचर है। हाँ सर वो राम सेतु थोरियम का ही बना था। नहीं, ऐसे भी रिएक्शंस अवेलेबल हैं कि थोरियम को हम लोग कन्वर्ट करके यूरेनियम बनाएंगे और फिर यूरेनियम यूज करेंगे। थोरियम को कुछ रिएक्शंस करके थोरियम से भी यूरेनियम कन्वर्ट किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो भी किया जाता है लेकिन डिफिकल्ट है। थोरियम से आप यूरेनियम बना लो ना, ऐसा भी पॉसिबल है। सर एक लास्ट डाउट था सर। बोलो। सर वो आपने बोला था जब क्या हम 4 हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो फिर हमें एक हीलियम का ये मिलता है, एटम मिलता है। तो जी, फिर सर इसमें न्यूट्रॉन कैसे बन जाते हैं सर? इसमें न्यूट्रॉन भी होता है ना? न्यूट्रॉन कहाँ है, पॉजिट्रॉन बोला मैंने। नहीं वो हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है ना? हाँ, रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा होता है, यहाँ पे देखो 4 प्रोटॉन्स थे, उन 4 प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन ही रह गए, बाकी 2 न्यूट्रॉन बन गए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू ईच अदर, वो रिएक्शंस है भाई, वो अभी उसमें जाएंगे तो कंफ्यूजन ही होगा। While nuclear reactions when happens, proton can convert to neutron and sometimes neutron also can convert to proton. वो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात है वो। आपको लगता है प्रोटॉन एक अलग चीज है और न्यूट्रॉन एक अलग चीज है, लेकिन प्रोटॉन भी कुछ चीजों से बना होता है और न्यूट्रॉन भी कुछ चीजों से बना होता है, क्वार्क्स जिसको आप बोलते हो। सो दे कैन कन्वर्ट इनटू ईच अदर, वो पॉसिबल है। प्रोटॉन कैन बिकम न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आल्सो कैन बिकम प्रोटॉन, इट हैपेंस, बट इतना इजी नहीं है, वो रिएक्शंस में होता है खाली, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। यस सर। ओके चलिए स्टूडेंट, आई थिंक ये क्लियर है, श्योर, ठीक है। अब कल आपको याद होगा मैंने क्या होमवर्क दिया था, याद है? ओरल। हाँ, सो गेट रेडी, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। श्रेयांश जगजाप, माइक ऑन करो। श्रेयांश जगजाप, श्रेयांश जगजाप, श्रेयांश जगजाप, सॉरी श्रेयांश जगताप है, श्रेयांश जगताप, जल्दी माइक ऑन करो। नहीं, रिस्पांस नहीं आ रहा है मैडम, नाम नोट कर लेना इसका। श्रुति पांडा, माइक ऑन करो। श्रुति पांडा, हाँ सर। थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटा न्यूक्लियस का? हाँ। ठीक है, तो थोड़ा मुझे आंसर दो। व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस? बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है न्यूक्लियस का? It is defined as the minimum amount of energy required to split the nucleus into its constituent nucleons. ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं डिनोटेड बाय Z सिंबल, राइट, हाँ। उसको बोलते क्या है? Z का नाम क्या है? Z इज नोन एज मास नंबर के एटॉमिक नंबर? Z, Atomic number. तो वो जो ओके, नेक्स्ट थिंग, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन मीन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन? Proton plus neutron is nucleons. ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन कहते हैं। नेक्स्ट, ये न्यूक्लियस की जो साइज होती है, मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है न्यूक्लियस का रेडियस? 10 raised to पावर में कितना होता है न्यूक्लियस? 10 raised to minus 14 to मतलब approximately 10 raised to हाँ minus 14 to 14 मतलब, meter. राइट? हाँ। ठीक, चले क्लोज योर माइक। हाँ, नेक्स्ट गणेश चौहान, गणेश चौहान, माइक ऑन करो। गणेश चौहान, गणेश चौहान, माइक ऑन कर बेटा। गणेश चौहान, स्टूडेंट यू बी विद देयर, मैं 5 मिनट के बाद अपना टॉपिक चालू करूंगा फिर से। हाँ, जस्ट 5 minutes, लेट मी टेक ओरल। हाँ, गणेश चौहान नहीं ऑन कर रहे हैं माइक, ठीक है, गणेश चौहान का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, धीरज साहू, माइक ऑन करो। धीरज साहू, धीरज साहू, धीरज साहू, ठीक है। नेक्स्ट चैतन्य मरार, चैतन्य मरार, माइक ऑन करो। हाँ सर। चैतन्य, हाँ सर। थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने बेटा?
हाँ सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, ट्राई टू आंसर। हाँ। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। सो न्यूक्लियस का थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा है तो टेल मी वन थिंग, जब एक इलेक्ट्रॉन, सपोज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन के जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है अप्रॉक्स? ज्यादा? हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी? सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पता है, अगर मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, हाँ। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन के जितना मास इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन, हाँ। उतना मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो कल मैंने बताया था उससे कितनी एनर्जी निकलती है? वैल्यू है सर। हाँ हाँ 931.5 मेगावाट है सर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ है ना? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, अभी आपने बुक से देखा? नहीं कि नहीं वो याद है? अचानक से याद नहीं आया। 931.5 मेगा, वो मैंने प्रोटॉन के लिए बताया था, याद करो। प्रोटॉन के लिए 931 है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है एक्चुअली हाँ। कंपेयर टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया था 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। हाँ 0.51 मेगावाट। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज पूछता हूं मैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का, कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालने की कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? न्यूक्लियस का रेडियस निकालने की फॉर्मूला, एनी फॉर्मूला यू आर, बोलो। R0 is equals to A by 1 A raised to 1 by 3। इसमें ए क्या होता है? A न्यूक्लियस। ए न्यूक्लियस होता है? हाँ ए सॉरी न्यूक्लियस लिखते हो? एरिया, सॉरी एरिया नहीं, एरिया है ना? यस यस, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में ए का एरिया ही मीनिंग होता है, तो इधर भी ए मतलब एरिया ही होगा। नहीं, ए एरिया नहीं है, ए न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यू शुड नंबर से। ऑफ न्यूक्लियॉन्स। या सॉरी। ठीक है, ओके, क्लोज योर माइक। हेलो सर। कौन बोल रहा है? सर धीरज। अच्छा, जल्दी आ गया एकदम, मतलब अभी तो टाइम है नहीं इलेक्शन। सर वो हाँ बोलो, क्या रीजन है तुम्हारा? नहीं सर वो ऐसा रिस्टार्ट जैसा हो रहा था तो मैंने अभी स्टार्ट किया। क्या हो रहा था तेरे को? सर वो कनेक्टिंग आके वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, नेटवर्क इश्यू रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एग्री, मान लेते हैं आपका। ठीक है, क्लोज करो अभी। नहीं, आपसे अभी पूछना नहीं है मुझे, मैं दूसरा देखता हूँ। ठीक है, भावेश करवड़े, भावेश करवड़े, भावेश करवड़े, जल्दी माइक ऑन करो। भावेश करवड़े, लास्ट कॉल, माइक ऑन करो। भावेश करवड़े, भावेश करवड़े नहीं ऑन कर रहा है। ठीक है, साहिल कदम, माइक ऑन करो। साहिल कदम, साहिल कदम, ओपन योर माइक। साहिल कदम, लास्ट कॉल, साहिल कदम, माइक ऑन करो। स्टूडेंट, पढ़ा के क्या फायदा है जब आप लोग सुन ही नहीं रहे? तो क्या पढ़ा के फायदा है? मैं अननेसेसरी आई एम वेस्टिंग माय एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ये बॉयज ही ज्यादा ऐसे निकल रहे हैं, गर्ल्स तो फिर भी मेरे ख्याल से दे आर अटेंडिंग। लेट्स सी, द बॉयज को ही ज्यादा पकड़ना पड़ेगा। सिद्धेश वायल, सिद्धेश वायल, माइक ऑन करो। सिद्धेश वायल, लास्ट कॉल, सिद्धेश वायल, माइक ऑन करो। बाकी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैं तो सोचा अभी लेक्चर स्टॉप ही कर दूं, मतलब आज से लेना ही बंद कर देता हूं मैं। हेलो सर। कौन बोल रहा है? श्रेयस। श्रेयांश जगताप। हाँ सर।
हाँ सर। अरे वाह, जल्दी आ गए, मतलब अभी तो टाइम है, सर लेक्चर खत्म थोड़ी हुआ है। सर हाँ नेटवर्क इशू था हाँ हाँ हाँ। तो तुमको बताया किसने मैंने तुम्हारा नाम लिया? तुमको सर। कैसे इधर बताया? नाम देखा, मैंने नाम टाइप ही नहीं किया, दिखा कैसे तुमको? इधर अपने स्क्रीन पे अभी मतलब रिजॉइन किया इसलिए दिखा। अच्छा, स्क्रीन पे दिखा, हाँ हाँ। रीज्वाइन किया तब तक, मतलब हाँ, मतलब मैं ऐसा है शायद 15-20 मिनट के बाद एक बार आके देख हेलो लिया। सर, हाँ, कौन है? सिद्धेश है सर, वो पीसी पे था मैं। पीसी पे हो? हाँ, तो उस पे माइक नहीं है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछूं चैप्टर के, पढ़ा है हाँ कुछ? हाँ हाँ ठीक सर। है, श्रेयांश आप अपना माइक ऑफ करो, मैं अभी सिद्धेश वायल से पूछता हूँ। सिद्धेश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी? न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है अप्रोक्स? 10⁸ (8). 10⁸ ठीक है, ओके। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? मतलब अगर एक न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेटली रेडियस कितना होता है? अब 10 पावर में 10⁻14 to 10⁻−15 मीटर। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ध्यान से सुनो, अगर एक सपोज एक न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, ना ध्यान से सुनो, एक न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, ओके, और टोटल 23 न्यूक्लियॉन्स हैं। 23 न्यूक्लियॉन्स आर देयर एंड 11 प्रोटॉन्स आर देयर, सुना? यस सर। तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 11 प्रोटॉन है और 23 न्यूक्लियॉन्स है ना। हाँ, तो प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स 12 हो गए सर। 12 होंगे, मतलब आपने सब ट्राई किया 23 में से 11। अच्छा ठीक, करेक्ट है, करेक्ट है। इसमें बताओ, ये जो 11 है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, राइट, और 23 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो ये 11 और 23 में से मास नंबर किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? हु इज एटॉमिक नंबर एंड हु इज मास नंबर हियर? एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, 11 को कि 23 को एटॉमिक नंबर? ठीक, एक मिनट सर। नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, इट्स ओके, यू कैन एक क्वेश्चन तो स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई करो, नहीं पता तो छोड़ दो। एटॉमिक नंबर कौन है और मास नंबर कौन है 11 23 में से? मास नंबर सर जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। प्रोटॉन नहीं होगा। हाँ? प्रोटॉन का नंबर मास नंबर हो। हाँ, मतलब नहीं आता है, गेस कर रहे हो, खाली फेंक रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुन ले, जो 11 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना 11, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो टोटल है, टोटल क्या है 23 है, टोटल को मास नंबर बोलते हैं, ठीक है? ओके सर। अब याद रखना, अगर 2 दिन बाद पूछा तो तुमको आना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो मैं चलो तुम्हारा नाम तो हटा देता हूँ, इट्स ओके। ओके। बाकी बेचारे लोग हैं जो इनका नेट कनेक्शन बहुत वीक है ना, तो इनको हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं, चलेगा। स्टॉप दिस स्टूडेंट, आई थिंक अराउंड 25 to 30% मिनिमम स्टूडेंट हैं, दोज आर नॉट अटेंडिंग एट ऑल, बस ऐसे ही ऑन करके या पता नहीं वो ऑफ करके बैठ जाते हैं, ठीक है? आई विल डील विद देम, देखता हूँ बाद में, ठीक है? चलो बाकी स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा अभी आगे का टॉपिक बता देता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, आज हमने फ्यूजन और फिशन क्लियर कर लिया, नाउ यू आर हैविंग नॉलेज। हेलो सर। कौन है सर 1 मिनट, लास्ट पेज दिखाओगे सर? जल्दी करे, इतनी देर से वही कर रहे हैं, पहले बोल सर देता, 1 मैं पहले मिनट दिखा, स्क्रीनशॉट ले रहे अगर पॉसिबल हो तो। हाँ स्टूडेंट, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी लोग ध्यान से देखो अभी। तो वी कंप्लीटेड नाउ फ्यूजन एंड फिजन, इज इट? इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं फ्यूजन फिजन पे, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक लेवल पे नहीं है, बोर्ड लेवल पे नहीं है, जेई वगैरह में होते हैं न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, फिलहाल टेक्स्ट बुक लेवल पे तो नहीं होते हैं इस पे न्यूमेरिकल। तो मैं अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, यू कैन पुट द हेडिंग ऑल्सो, रेडियो एक्टिविटी। आज मैं खाली रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है इसमें, कंप्लीटेड, इट विल बी कंप्लीटेड टुमारो, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है? सो आई एम गोइंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है? आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी, बट शायद अगर क्लियर नहीं है, इट इज आल्सो इन केमिस्ट्री आई थिंक, रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में आपने? हैव यू स्टडीड द रेडियो एक्टिविटी इन द केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड में भी? यस सर। हाँ, तो थोड़ा बता सकते हो क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, मतलब व्हाट इज योर नॉलेज अबाउट रेडियो एक्टिविटी, ये क्या है अल्टीमेटली?
सर इसमें जो एलिमेंट के पास ज़्यादा हैवी होता है ना न्यूक्लियस, वो लोग कंटिन्यूअसली और स्पॉन्टेनियसली ये अल्फा बीटा और ये गामा रेस को एमिट करते हैं। कौन से न्यूक्लियस एमिट करते हैं? अपने स्टार्टिंग में क्या बताया, कौन से न्यूक्लियस करते हैं ऐसा? सर जो हैवी होते हैं, अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है जिनका, जो हैवी होते हैं। तो अनस्टेबल हैवी और क्या क्राइटेरिया है, मतलब हैवी को डिफाइन कैसे करोगे? कितना होना चाहिए मास जो हैवी बोलोगे? वो इतना नहीं पता। 92 से ज़्यादा। ठीक है, लिसन, मैं बता देता हूँ। सी, आपका जो पूरा, लिसन, रेडियोएक्टिविटी में स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। आपका जो एटॉम, आपका जो पूरा पीरियोडिक टेबल है ना, वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनी हुई है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। तो एटॉमिक नंबर उसी को बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, डिनोटेड बाय Z सिंबल। अब सुनो, आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल Z के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है? जिनका Z कम है वो पीरियोडिक टेबल में पहले आते हैं, जिनका Z ज्यादा है वो बाद में आते हैं। तो टेबल इज मेड बाय पीरियड, Z पे ऊपर बनी हुई है। अब जो एलिमेंट्स है ना, द एलिमेंट जिनका जो Z है ग्रेटर देन 82 होता है, द एलिमेंट्स whose atomic number is greater than 82, such elements are known as heavy elements। या वो एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो जिनके प्रोटॉन्स मोर देन 82 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन 82, तो ऐसे न्यूक्लियस को हैवी न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो। द एलिमेंट्स having atomic number more than 82, greater than 82 are known as heavy nuclei। ठीक है, अब इसका मतलब है उनके पास 82 से ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है? अब सपोज मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ये एक एलिमेंट है जिसका जो Z है ग्रेटर देन 82 है, तो 82 से ज्यादा इसके पास प्रोटॉन है, तो ये अनस्टेबल होते हैं, दे आर अनस्टेबल एलिमेंट। इसमें इतने ज्यादा प्रोटॉन्स होने की वजह से क्या होता है, दे आर अनस्टेबल। इनमें से अल्फा बीटा गामा तीन टाइप के रेस कंटिन्यूअसली बाहर आते रहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेस कंटिन्यूअसली कम्स आउट। कल के लेक्चर में हम लोग अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा, पर हमने वो केमिस्ट्री में भी किया होगा। तो लेकिन अल्फा बीटा गामा आपने अगर सुना है रेस, दे आर वेरी हार्मफुल रेस। अल्फा बीटा गामा तीनों हार्मफुल होते हैं, तीनों आपको कैंसर दे सकते हैं, दे आर कैंसर कॉजिंग रेस, अल्फा बीटा गामा। तो इनसे आराम से, मतलब बहुत केयरफुली इनसे डील करना पड़ता है, यू कैन नॉट डील विद देम इजीली। तो ये जो हैवी न्यूक्लियस है ना, दे आर वेरी डेंजरस, दे कैन कॉज कैंसर टू यू। तो ये जो फिनोमेना है ना कि अल्फा बीटा गामा रेस निकल रहे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेस निकलने की वजह से क्या होता है, एज द अल्फा बीटा गामा रेस कीप्स ऑन कमिंग आउट, इससे क्या होता है कि जो Z है ना, Z ऑफ दिस एलिमेंट, Z भी चेंज होता रहता है। अल्फा बीटा गामा निकलने से Z चेंज होता है। सपोज ये जो आपका न्यूक्लियस है, एग्जाम्पल इसका जो Z है वो 92 है, सपोज Z इज 92, Z होता है 92 यूरेनियम के लिए, तो ये सब ये यूरेनियम है, Z 92 है। अब इसमें से जब ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं, दे आर नेचुरली कमिंग आउट, इट्स अ नेचुरल एमिशन, निकलते रहते हैं ना, तो इसका Z भी चेंज होता रहता है। Z 92 से कम होके 91 हो जाएगा, फिर 89 हो जाएगा, Z कीप्स ऑन चेंजिंग। और ऐसे करते करते Z चेंज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है Z चेंज। ऐसे करते करते कभी कभी सालों के बाद, आफ्टर ईयर्स, सालों के बाद Z अल्टीमेटली 82 पे पहुंचता है कन्वर्ट होते होते। सपोज दिस एलिमेंट हैज अ Z मोर देन 82, लेट्स से 92, तो अल्फा बीटा गामा एमिट होने पे Z कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, समटाइम इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इट गोज ऑन, मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, कभी ईयर्स के बाद होता है, कभी वीक्स में भी हो सकता है, तो सालों के बाद जाके Z 82 बनता है। अगर Z 82 हो गया, लेट्स से Z बिकम 82, ठीक है, तो Z इक्वल 82 हो गया ना, तो ये बन जाता है लेड, लेड Pb। Pb इज ए एलिमेंट फॉर विच Z इज 82। Pb वो एलिमेंट है जिसका Z 82 होता है। अल्टीमेटली आपका जो यूरेनियम है, लेट्स से दिस इज यूरेनियम, यूरेनियम Pb में कन्वर्ट हो गया। एक बार ये Pb बन गया, Z 82 हो गया, है ना, तो अब ये आफ्टर Z बिकम 82, नाउ अल्फा बीटा गामा रेज विल नॉट बी एमिटेड, अल्फा बीटा गामा अभी एमिट नहीं होंगे। ये जो चीज है ना, ये अल्फा बीटा गामा रे एमिट नहीं करेगा, इट बिकम स्टेबल, स्टेबल है, इट डज नॉट रिलीज अल्फा बीटा गामा रेज, ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाता है जब ये Z कितना हो गया 82। तो ये हर एलिमेंट के साथ होता है, एनी एलिमेंट
which emits alpha, beta, gamma rays, after emitting for long time, ultimately it converts into Pb, that is Z equals to 82. Once it become Pb, Z equals to 82, उसके बाद no more alpha, beta, gamma rays are emitted. ठीक है? तो अगर Pb बन गया ना, अगर ये Pb बन गया अल्टीमेटली, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा यूरेनियम पूरा लॉस हो गया और Pb बन गया ना. अगर ये Pb बन गया तो मैं बोलूंगा कि ये डीके हो गया, इट गॉट डीकेड. डीके मतलब आपने पता है डीके होना मतलब खराब होगा. यहाँ पे अगर एलिमेंट Pb में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो डीके हो गया. डीके मतलब कन्वर्टिंग इनटू Pb, दैट इज कॉल्ड डीके. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ोगे ना, या कोई भी इनफैक्ट बुक उठाओगे, उसमें लिखा जाता है डीके वर्ड बहुत मिलेगा, लेकिन डीके का मतलब क्या है, पीबी बनने को डीके बोलते हैं, वो मेंशन ही नहीं है टेक्स्ट बुक में. कन्वर्टिंग इनटू पीबी इज नोन एज डीके. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर ये पीबी बन गया, उसको बोलते हैं डीके हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया. ठीक है, अभी अल्फा बीटा गामा रेज एमिट नहीं होंगे. सो दिस प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन of alpha beta gamma rays from the nucleus of heavy elements, from the heavy nuclei, this process is known as radioactivity. बात समझ में आई? तो आज मैं खाली क्या करता हूँ, रेडियोएक्टिविटी का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ. रिमेनिंग वी विल डू टुमारो. राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी.